हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th का साइंस में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे हम लोग। तो देखिए, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है मैटर, यानी मैटर किसको बोलते हैं, इसी को हमको पहले समझना है। जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, पदार्थ। किसको कहते हैं पदार्थ, यानी मैटर किसको कहते हैं। तो देखिएगा, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो दो रूपों में डिवाइड की गई हैं। कितने रूपों में? दो रूपों में। पहला कौन सा? पहला तो मैटर, और दूसरा कौन सा है? एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। यानी आप अपने आसपास के राउंड में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, या तो वो मैटर होंगी यानी कि पदार्थ होंगी, या तो वो एनर्जी होगा यानी कि ऊर्जा होगा। बस दो ही चीज आपको दिख रहा होगा। अब देखो, मैटर किसको कहते हैं यानी पदार्थ किसको कहते हैं? जो भी कोई वस्तु कुछ स्थान घेरती हो, क्या कुछ स्थान घेरता हो और उसके बाद से उसका कुछ द्रव्यमान हो। ध्यान से सुनिए, कोई भी वस्तु अगर वो कुछ स्थान घेरते हो, स्थान घेरते का मतलब क्या हुआ कि अगर उसको कहीं रखा जाए तो कुछ स्थान वो कवर करता हो और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तो वह चीज क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। समझ आ रहा है? स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेस, और द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास। समझ आ रहा है? मतलब कोई भी वस्तु अगर कुछ स्पेस कवर करता हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा, यानी पदार्थ कहलाएगा। ठीक। अच्छा, एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी ना ही वो स्थान घेरता हो और ना ही उसके पास कुछ मास हो, तो उसको क्या कहेंगे? एनर्जी। जैसे आप घर में जो लाइट आपका जलता होगा, उसको आप देखिएगा, क्या जब बल्ब जलता है तो आपके ऊपर कुछ मास का इफेक्ट पड़ता है? लगता है क्या कि सर पे कुछ बोझ रखा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो क्या है? एनर्जी है। लाइट जो सूर्य की प्रकाश आती है, हमारे शरीर पे पड़ती है या धरती पे जब आता है, तो क्या उस प्रकाश से हमारे शरीर पे कुछ बोझ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। क्या वो लाइट कुछ स्पेस कवर करता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या वो स्पेस, जिस स्पेस को कवर करता है, क्या उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं? करते हैं। तो कहाँ से स्पेस कवर किया? तो कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में दो रूपों में हर चीज को डिवाइड किया गया है। पहला मैटर, दूसरा एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैटर उसको बोलते हैं जो कुछ स्थान कवर करता हो और कुछ का उसका क्या हो? कुछ द्रव्यमान हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। और एनर्जी इन दोनों रूपों से क्या है? अलग है। इन दोनों चीजों से क्या है? डिफरेंट है, अलग है। समझ आ रहा है? तो ये है हमारा मैटर का डिफिनीशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, जो ये मैटर बना है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। पार्टिकल का मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। अब इसको कैसे समझे? जैसे देखो, ये हमारे पास जो ये पेन आपको दिख रहा है ना, ये भी एक प्रकार का मैटर है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं तो देखो इतना एरिया इसने कवर कर लिया, मतलब इतना इसने जगह कवर कर ली। अब इस जगह पे हम कुछ किसी चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस पेन का कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो ये मैटर है। अब इसकी प्रॉपर्टी करते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है, जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलके बना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पेन बना होगा तो इसका कुछ तो छोटा सा हिस्सा होगा, कुछ तो ये छोटी छोटी चीजों से मिलके बना होगा। वही कहलाता है क्या? कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। बहुत इजी है। अब अपने घर में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, मोबाइल है, टीवी है, बेड है, मतलब कुछ भी एनीथिंग ले सकते हो सिवाय लाइट को छोड़ के, तो सब चीजें क्या है? मैटर है। अरे यार, हम भी मैटर हैं। हमारा भी जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है, इससे प्रूव होता है। और देखो, हम भी एक प्रकार के क्या है? मैटर है, क्योंकि हम भी जहाँ पे रहते हैं कुछ स्पेस कवर करते हैं और उसके बाद से हमारा भी कुछ द्रव्यमान है। तो कह रहा ना कि दो रूपों में डिवाइड किया गया है, मैटर और दूसरा एनर्जी। तो मैटर का जो पहला प्रॉपर्टीज था वह छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अब घर की किसी भी चीज को ले सकते हो तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बना होता है। दूसरा, इन मैटर, ये जो मैटर आपको दिख रहा है, इन मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब दूसरा, इसके हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जो मैटर है, जो हम लोग कहा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है। और दूसरा प्रॉपर्टीज ये कहता है कि ये पार्टिकलों में कुछ स्पेस होता है। क्या होता है? कुछ स्पेस होता है। बड़ी अजीब बात हो गई। कहा जा रहा है कि ये पेन जो बना हुआ है ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है। चलो, ये बात तो समझ आ गई। ठीक। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि
ये मैटर जो है, ये मैटर के जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकलों के बीच में छोटे छोटे स्थान हैं। तो क्या इसमें दिख रहा है आपको छोटे छोटे स्थान? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हमारी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। अब इसको कैसे प्रैक्टिकली प्रूव करें? देखो साइंस क्या है ना, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। जब से प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ समझ आने वाला नहीं है। देखो मैटर का आपने डिफिनेशन पढ़ लिया, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ये सब हमारे क्या है, मैटर के डिफिनेशन है। क्योंकि देखो किताब भी कुछ रखोगे तो स्थान घेरेगा, उसका कुछ मास होगा। पेन जो उससे हमने समझाया, वाटर भी अगर एक गिलास पानी आप लेते हो तो एक गिलास पानी को कहीं रखोगे तो कुछ स्थान कवर करेगा, और कुछ स्थान कवर करेगा तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा। एयर, हवा भी क्या करती है, कुछ अपने स्थान को कवर करती है, वो भी हमारा क्या है, मैटर यानी गैस जिसको कहते हैं। तो चलो ये दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि जो मैटर होता है, वो मैटर के जो पार्टिकल हैं उसके बीच में कुछ स्थान होता है। कैसे इसको प्रूव करें? देखो आप घर में इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। घर में आप क्या करिएगा ना, एक गिलास पानी लीजिएगा, मान लीजिए पानी का लेवल यहाँ तक है, दिख रहा होगा आपको। घर में आप एक गिलास पानी ले लीजिएगा और पानी का लेवल यहाँ तक है, समझ आ रहा है? और इसी गिलास के पानी में आप क्या करना, थोड़ी सी चीनी की बूंदे डाल देना, चीनी के दाने। जैसे ही आप चीनी के दाने डालोगे इस पानी के गिलास में, ऐसे मान लो चीनी के दाने इसमें पड़ गए, तो जो आपका पानी का स्तर है ये यहाँ से उठकर यहाँ तक चला जाएगा। मतलब ये, अब देखो इस चीज को हम प्रूव कर रहे हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कुछ स्थान होता है। इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव करना है देखेंगे। देखिए हमने कहा कि घर में गिलास पानी ले लीजिएगा, पानी के बाद उसमें चीनी की कुछ दाने डाल दीजिएगा। जैसे ही आप चीनी के दाने डालेंगे ये पानी का स्तर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद से कुछ स्पैचुला से, या घर में जिसको हम लोग चम्मच कहते हैं, अगर उसको आप स्टीयरिंग करोगे या इसको हिलाओगे तो वो चीनी के जो कण हैं वो घुल के पुनः ये पानी के लेवल के उसी लेवल में क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इसमें पानी लोगे उसके बाद से चीनी डालो, चीनी डालने के बाद से थोड़ा सा स्टीयरिंग करोगे तो ये चीनी घुलकर पुनः अपने पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगा। यानी जितना पानी का लेवल था उतना ही चीनी और पानी मिलके भी हो जाएंगे। यार इससे क्या प्रूफ होता है? इससे यही प्रूफ होता है कि जो वाटर है, वाटर के बीच जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये वाटर है, वाटर के बीच की जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या है, ये कुछ जगह रखे गए हैं। कैसे पता चला? चीनी के बूंदे, चीनी के जो दाने थे इसको हमने इसमें डाला तो ये चीनी के दाने घुलकर रिक्त स्थानों में क्या हुए, आके बैठ गए। समझ आ रहा है? बहुत आसान है। जैसे क्या है ना कि घर में क्या होता है, जैसे टोकरी रखी जाती है, सब्जियां वाली टोकरी नहीं रखी रहती है, अगर उस टोकरी में आलू है, प्याज है, मिर्चें जो भी आप रखते हो, और इसमें कुछ सरसों के या छोटे छोटे दाने भी इसमें डाल दोगे तो ये दाने इसके इस स्पेस को तो कवर करेंगे, लेकिन ये दाने कहाँ आ जाएंगे, ये छोटे छोटे जो जगह बचे हैं इनके बीच आ जाएंगे। देन यार इससे प्रूफ होता है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं इनके बीच क्या होता है, स्थान होता है। अब कैसे? देखो ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली समझ लिया। अब सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। हालांकि ये स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? मतलब ये ठोस में सबसे कम होता है जो कि हमको दिखता नहीं है, और उसके बाद से द्रव में इससे ज़्यादा, और गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इसमें हमको दिखता नहीं है, बट लेकिन ऐसा होता जरूर है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है ना, देखो सब चीज इसी पे हम लोग बात करेंगे। ये जो पार्टिकल है, मतलब ये मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लगातार गति कर रहे हैं। फिर नहीं समझ में आया कि ये कैसे पता चले कि ये लगातार गति कर रहे हैं? बहुत आसान है। कैसे? इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो फिर इसको क्या करो ना, एक गिलास पानी ले लो। एक गिलास जब पानी आप लोगे तो उसमें क्या करना, स्याही की कुछ बूंदे इसमें डाल देना। जैसे स्याही, इसी कलम की जो स्याही होती है ना, अगर इस स्याही की बूंदे इसमें हम लोग डाल दें यहाँ पे, तो क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या जो अणु हैं, ये निरंतर गति करते रहते हैं, ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं। और गति करने के बाद से इनको टकरा टकरा कर, इनको तोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, आपस में विलीन कर लेते हैं, और ये भी क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। अरे यार ऐसे समझ लो कि ये प्रकार का मार्केट है, और मार्केट में कम से कम हजारों लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो किसी बंदे को अगर आप बीच में लाके खड़ा कर दोगे तो क्या क्या होगा,
अरे मार्केट में जितने भी लोग हैं वो मूव वाले हैं, वो गति कर रहे हैं, तो इस बंदे को गति करने की जरूरत नहीं है। वो बीच में खड़ा रहेगा ना तो लोगों से टकरा टकरा कर वो गति करना शुरू कर देगा। ऐसा होता है किस कहाँ पे, बाजार में होता है, मार्केट में होता है और मेले में होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मेले में हाथ छोड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हाथ छूटा तो पता नहीं कहाँ पे किसको गति करके कोई लेके चला जाए, वहीं पे आदमी क्या करता है, खो जाता है। तो देन इससे हम लोग प्रूफ होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, यानी लगातार गति करते हैं। अच्छा, चौथा जो है, दे अट्रैक्ट आर ईच अदर। दे अट्रैक्ट आर ईच अदर मतलब ये पार्टिकल के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, आकर्षण करते हैं। अरे यार ऐसे सोच लो, अगर आकर्षण नहीं करते तो ये पेन जो आपको दिख रहा है सॉलिड स्टेट में, यानी ये द मैटर है, तो ये एग्जिट ही नहीं करता, मतलब रहता ही नहीं। जितने भी पार्टिकल हैं सबको एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ के रखे रहते हैं। तो दे अट्रैक्ट आर ईच अदर मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। और इसको भी आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो घर में आपके जो हैंडल पंप है ना, जिसको आप मतलब नल बोलते हो, नल के नीचे आपने क्या करना, जब पानी चलाना तो वहाँ पे हाथ लगाना। हाथ लगाने के बाद से यहाँ से पानी तो क्या करता है, डिफरेंट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। लेकिन पानी की सतह जैसे ही नीचे जाएगी, यानी हाथ से टकरा कर जैसे ही पानी नीचे जाएगा, तो पानी के जो जितने भी अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फिर एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एक दूसरे के पास आकर क्या हो जाएंगे, नीचे गिरते हैं। देन इससे हमको ये पता चलता है कि दे आर अट्रैक्ट आर ईच अदर मतलब दे जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, अपने तरफ से आकर्षण करते रहते हैं। तो अगर इसमें आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। इसीलिए आप मिट्टी को लीजिएगा और मिट्टी के लेने के बाद से इस अंगुली पे ऐसे गिराइएगा। जैसे इस अंगुली पे मिट्टी गिरेगा तो गिरने के बाद से मिट्टी तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में, लेकिन जैसे नीचे आएगी ना तुरंत एक हो जाएगी। मतलब यहाँ पे डिवीजन हुआ था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिटेशन हो जाएगा। मतलब दोनों मिट्टी को जो लेयर हैं वहाँ पे मिल जाएंगे और नीचे आके एक साथ गिरेंगे। तो देखो इसके हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, इसके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मतलब लगातार गति करते हैं। और दे अट्रैक्ट आर ईच अदर मतलब जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो इसका ये चीज हमने पढ़ लिया, मैटर और इसकी फिजिकल नेचर प्रॉपर्टी को, या इसकी प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसके नोट्स देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसको समझेंगे। देखिए ये पूरा डिटेल आपके सामने रखा गया है, चैप्टर का नाम भी ऊपर लिखा गया है, मैटर। तो इसका डिफिनीशन देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। समझ आ रहा है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा गया बुक, पेन, वाटर, एयर, etc एक्सेट्रा, और भी कुछ चीज ले सकते हो। तो इस चीज के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया है। अब पहला जो प्रॉपर्टी है, मैटर इज द मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। दूसरा, दिस पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम मतलब उनके बीच में कुछ रिक्तियां होती हैं, कुछ स्थान होते हैं, जैसा कि वाटर और चीनी के एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया। तीसरा, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली ईच अदर मतलब वो लगातार क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, वो निरंतर अपने को क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उनके जो कण होते हैं ना एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। कैसे इस चीज को समझा, एक गिलास पानी लिया, उसमें हम लोग स्याही की कुछ बूंदे डाली, और बूंदे जैसे उसमें डाली तो पता चला वो बूंदे उस पूरे गिलास में फैल चुकी हैं। इस चीज को हमने जान लिया। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टीज देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज है दे अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हमने कहा कि जो कण होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते अपनी ओर। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में। यानी ये अट्रैक्शन का जो केसेस होता है वो गैसेस में सबसे कम होता है। अब इसके बाद से जो हमको पढ़ना है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था। देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, बेसिकली तो इसकी 5 होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही दिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अरे एक एक करके हम पढ़ते हैं, डिफिनीशन से ही समझ आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए पहला जो है सॉलिड, अ सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और एग्जांपल इसका लिया गया आइस, वुड, आयरन और इटीसी मतलब और भी कुछ इसमें ले सकते हो। कहा जा रहा है ना कि ठोस जो होता है वो पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसका निश्चित आकार होता है और उसका आयतन होता है। मतलब उसका आकार और आयतन कभी बदलता नहीं है। शेप एंड वॉल्यूम, आकार और आयतन।
इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, देखो ये जो पेन आपके सामने दिख रहा है ये सॉलिड है, ये अपने आकार और आयतन को कभी चेंज नहीं करेगा। भले ही इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दो, यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दो, कहीं भी लेके जाओगे तो इसका शेप ऐसे ही रहेगा। और ये जितना स्पेस कवर कर रहा है, मान लो इतना द्रव्यमान इसका है, सॉरी इसका वॉल्यूम है, जितना ये अपना आयतन ले रहा है, जितना स्पेस कवर कर रहा है उतना ही स्पेस यहाँ पे कवर करेगा, कहीं पे भी लेके जाओगे ये उतना ही स्पेस कवर करेगा। क्लियर। इसका देखिए एक नोट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि द इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स इन सॉलिड इज वेरी स्ट्रांग, मतलब इनके बीच के जो कण होते हैं उन कणों में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत हाईली होता है, जिसके कारण वह सॉलिड एग्जिट करता है। दूसरा लिक्विड, ए लिक्विड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। कह रहा है कि डिफिनिट वॉल्यूम है, अब इसी चीज को आपको पकड़ना है, और नो डिफिनिट शेप मतलब क्या कि देखो ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं। देखो इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता जो कि सामने पे आप रखा गया। एग्जांपल देख लीजिए, कह रहा है क्या कि वाटर है, अल्कोहल है, मिल्क है, एक्सेट्रा, और भी ले सकते हो। ठीक, जैसे आपके सामने एक बोतल दिख रहा होगा, इस बोतल में आप 1 लीटर पानी ले लो, जैसे 1 लीटर पानी ले लोगे तो देखो इसका वॉल्यूम तो डिफरेंट है, मतलब इसका जितना पानी है वो पानी तो उतना ही रहने वाला है, पानी 1 लीटर से कम नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही इस बोतल के पानी को निकाल कर आप किसी गिलास में रख दोगे तो ये बोतल का शेप छोड़ के गिलास का शेप ले लेगा। उसी पानी को अगर निकाल के अगर घर के किसी पात्र में रखते हो तो उसको छोड़ के, वो गिलास के छोड़कर उस पात्र का शेप ले लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बोतल से 1 लीटर पानी हमने निकाला और उसको ग्लास में डाला, तो यार 1 लीटर पानी तो ग्लास में भी है, लेकिन ग्लास का शेप उस समय ले लिया। उसी पानी को अगर बाल्टी में आप डाल देते हो तो क्या करेगा, वह पानी ग्लास का शेप छोड़ के बाल्टी का शेप ले लेगा। मतलब उसका जो शेप है ना वो डिफिनिट नहीं है, वो बदलता रहेगा। जैसा उसको उसके पात्र मिलेगा, जैसा उसको रखने की चीजें मिलेंगी उसी शेप का ले लेगा, बट उसका वॉल्यूम जो है ना वो फिक्स रहेगा। इस चीज को समझिए। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया वाटर, अल्कोहल, मिल्क और एक्सेट्रा, और भी कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब इसकी स्टेट ऑफ मैटर का तीसरा जो हम देखते हैं वो क्या है, गैस। देखिए गैस, एक गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। गजब की बात है, इसका ना ही आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। इसको कैसे समझे, देखो इसको ऐसे समझना है कि देखो अगर यहाँ पे मान लीजिए ये कमरा है, ठीक, इस कमरे का एरिया अगर 16 वर्ग क्या है मीटर है, मान लेते हैं। इस जैसे कि मान लो इस जो कमरे का एरिया है ना, ऐसे समझो ये कमरा है और ये कमरे का पूरा एरिया कितना है, 5 किलोमीटर का एरिया है, समझ आ रहा है ना। ये कमरा है, लेकिन जैसे देखो फिर एक ऐसा कमरा है जिसका शेप बदल चुका है, इसका जो एरिया है ये 4 किलोमीटर का एरिया है। देखो एक कमरा आपके पास ऐसा है जो कि 5 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन एक कमरा ऐसा भी है, अब इसको समझना है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ये कमरा ऐसा है जिसका एरिया कितना है, 4 किलोमीटर का है। तो यार जैसे ही हमने एक थोड़ा सा स्प्रे किया, स्प्रे करेंगे यानी जो हम लोग घर में यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफ्यूम बोलते हैं, परफ्यूम अगर हम लोग यूज करते हैं तो अगर यहाँ पे एक बार स्प्रे किया जाए तो गैस जो होगा ना इस रूम का आकार ले लेगा और पूरे रूम में फैल जाएगा। उतना ही स्प्रे को अगर इस रूम में हम लोग ड्रा करें तो फिर इस रूम का पूरा आकार ले लेगा और इतना पूरे रूम को क्या करेगा, कवर कर लेगा। देखो यहाँ पे देखो शेप अलग था, यहाँ पे भी शेप अलग था, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम था यानी आयतन था वो 5 किलोमीटर का है और ये इतना कितना है, 4 किलोमीटर का है। यानी दोनों चीजों में क्या हो रहा है ना, ये दोनों चीजों में शेप एंड जो वॉल्यूम है वो दोनों डिफरेंट है, बट एक बार स्प्रे करने से पूरे रूम में यहाँ पे भी गैस फैल रही है और इतना पूरे रूम में यहाँ पे भी गैस फैल रही है, जिससे हमको ये क्लियरली प्रूफ होता है कि गैस का ना ही तो डिफिनिट शेप है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम है। एग्जाम्पल के तौर पे O2, N2, H2 और एक्सेट्रा और भी गैसेस ले सकते हो। नोट यहाँ पे फिर से देखिए, इन ऑल दीज एबव स्टेट सच एज सॉलिड, लिक्विड, गैस विच हैज डिफिनिट मास। अब एक चीज इसमें कवर आउट करना है आपको, कवर आउट ये करना है कि इसमें जो आप मास लोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में, वो सब चीज का क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, यानी फिक्स्ड होना चाहिए, उसमें कभी चेंजेस नहीं होना चाहिए। हम लोग केवल किसमें चेंजेस करेंगे, शेप में
या वॉल्यूम में। उसी चीज का ये दोनों तीनों में क्या रूप इंटरचेंज है, वो बदलता रहता है। अब देखो अगला जो टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर क्या जो अवस्था है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। कैसे भाई? अरे यार सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड में चला जाएगा, देख रहा है ना, सॉलिड को अगर गर्म करेंगे तो लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में चला जाएगा। इसका सीधा सा एग्जांपल है क्या, बर्फ आप ले लो, बर्फ का ये टुकड़ा है, अब बर्फ के टुकड़े को अगर हम लोग हीट करते हैं तो किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा, पहले द्रव बनेगा। आइस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो किस में चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। तो जैन इससे प्रूव होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से कि सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो लिक्विड, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस। ठीक, अच्छा सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो इसको मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड हमारा गैस में बदलता है तो इसको वेपर कहते हैं, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं उसको गर्म करने के बाद से डायरेक्टली किस में चले जाते हैं? गैस में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा इसका एग्जाम्पल भी है कौन सा? कपूर। कपूर को अगर आप लोग गर्म करते हो या घर में जब जलाते होंगे तो कपूर पहले सॉलिड होता है, और सॉलिड से जैसे अब उसको हीट किया जाता है वो तुरंत गैस में कवर हो जाता है, वो लिक्विड में कभी चेंज नहीं होता। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। समझ आ रहा है? अब देखिए टेम्परेचर यहाँ तो हाईली था, लेकिन अगर टेम्परेचर निम्न ले लें, लोअर टेम्परेचर ले लें, तो गैस को अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर पर कंडेंस्ड करते हैं यानी ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो किस में जाएगा? सॉलिड में जाएगा, या गैस को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में जाएगा। ये तीनों चीजें आपस में इंटरचेंजेबल हैं, केवल हमको इफेक्ट किसका डालना है? टेम्परेचर का डालना है। अच्छा ये बताओ, अगर पानी को हम लोग ठंडा नहीं करते तो सॉलिड यानी आइस कहाँ से बनता? नहीं बनता ना। तो सॉलिड लिक्विड जो है ना, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन करते हैं यानी उसको कूलिंग करते हैं तो क्या बनता है? सॉलिड बनता है। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का वेरिएशन, कि जितने भी स्टेट हैं वो आपस में क्या करते हैं? इस प्रकार का वेरी करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए बहुत आसान सा एग्जांपल हमने लिया है एलपीजी, जो घर में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो कह रहा है क्या, इसका डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल डिक्रीज एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अगर हम लोग प्रेशर दबाते हैं गैस पे तो गैस किस में चेंज होता है? लिक्विड में चेंज होता है। और इसका जीता जागता एग्जांपल जो घर में हम लोग यूज करते हैं, सिलेंडर जिसपे हम लोग का खाना बनता है, वो जो सिलेंडर है ना, उसको आप थोड़ा सा शेयरिंग करिएगा, हिलाइएगा उसको, जैसे हिलाएंगे पता चलेगा ना वो लिक्विड है। अरे भाई कैसे लिक्विड है? हमने तो खाना बना रहा है गैस के, और उसका हम लोग नाम भी रखते हैं गैस, लेकिन उसका नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो उसको लिक्विफाई किया गया है किस बेसिस पे? प्रेशर की बेसिस पे, यानी प्रेशर वहां पे दिया गया है, तब हमारा क्या हुआ? गैस लिक्विड में चेंज हुआ है। तो वही कह रहा है कि अगर आप गैस के जो भी गैस को अगर कंप्रेस करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन जो है ना, यानी उसके जो कण है उन कणों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा? वो डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करने के बाद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था एग्जाम्पल। क्लियर? अब जो अगला प्रॉपर्टी है वो है, टॉपिक है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को समझना है तो इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। देखिए इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्या समझना पड़ेगा हमको? बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? देखो बॉइलिंग पॉइंट वो ताप है जिसको हिंदी में क्वथनांक कहा जाता है, जिस ताप पे द्रव कोई उबलने लगता है। जैसे कि मान लो पानी है ना, पानी जब उबलने लगता है तो वही जिस टेम्परेचर पे पानी उबलता है वही उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। और किस टेम्परेचर पे पानी उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी हमारा क्या होता है? उबलता है। देन हम कह सकते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। समझ आ रहा है? अब देखो इवेपोरेशन क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होती है, यानी कोई भी जो द्रव होता है वो हमारा गैस में जब चेंज होता है, लेकिन चेंज होने का एक कंडीशन है, वो चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, देखो इस चीज को समझो, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, देन फिनोमेना इज कॉल्ड क्या? इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण इसको कहते हैं। अब देखो इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। घर में क्या करिए ना, आप एक गिलास पानी लीजिएगा, और जब एक गिलास आप पानी ले लोगे, घर में आप एक गिलास पानी ले लीजिएगा, अब इस एक गिलास पानी को क्या करिएगा ना, छत पे लाके रख दीजिएगा।
छत पे लाके रखेंगे तो पता चलेगा कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद पानी का जो स्तर है ना वो कम हो जाएगा। ये इसी को तो कहते हैं इवेपोरेशन। यही तो है हमारा क्या, वाष्पीकरण। एक गिलास पानी को कहीं पे भी लाके रख देंगे, घर के किसी भी जगह पे लाकर रख दोगे तो 2 या 3 दिन बाद देखोगे पानी का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यार कैसे कम हो गया, कोई इसको पी गया? नहीं, वो एक साइंस का टर्म उसमें यूज हो रहा है, वो उसमें क्रिया हो रही है क्या, इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। देखिए इसका डेफिनेशन पढ़िए। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर को अगर किसी भी टेम्परेचर में किसी द्रव को लिक्विड में अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो वही कहलाता है क्या, वाष्पीकरण। मतलब 100 डिग्री से कम रख लो। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हमारे घर का रूम टेम्परेचर का जाता है 25 या 30 डिग्री है, तो 25 या 30 डिग्री जो होता है जल के लिए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तो है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारा कहाँ पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, 22 से 25 डिग्री पे है। तो यार देखो ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है कि नहीं है। तो वही डिफिनेशन में कहा गया कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी ताप पे अगर द्रव हमारा गैस में चेंज हो जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं क्या, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ठीक, अब इसके देखो पढ़ते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कुछ जो कॉजेज हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो क्या इवेपोरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सिंपल सा है। अगर छत पे गिलास पानी ला के रखते हैं तो टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ताप। मान लो हिंदी वाले भी देख लीजिएगा, ताप कहते हैं। तो टेम्परेचर को जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे भाई, जिस दिन अगर छत पे एक गिलास पानी रखोगे उस दिन अगर धूप नहीं हुआ है तो उस दिन पानी का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम डाउन होगा, लेकिन जिस दिन धूप हो जाएगा उस दिन पानी बहुत जल्दी से उड़ना चालू कर देगा। कहते हैं क्या, जिस दिन धूप होता है ना उस दिन वाष्पीकरण क्या होती है, बहुत तेजी से होती है। उस दिन छत पे कपड़े हमारे बहुत जल्दी से सूखते हैं। समझ आ रहा है ना। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अरे इसको कैसे समझा जाए, इसको बहुत ही आसानी से, अगर एक गिलास पानी रखो छत पे या एक प्लेट पानी रखो तो मान लो गिलास का जो सरफेस एरिया है वो इतना ही है, इतना ही दूर का वो पानी क्या करेगा, उड़ेगा। लेकिन आप प्लेट रखते हो तो प्लेट रखने के बाद से पता चला वो प्लेट का सरफेस एरिया इतना है, इतना एरिया बढ़ गया। तो ये बताओ यहाँ से पानी जल्दी उड़ेगा कि यहाँ से उड़ेगा, एरिया इतना ज्यादा है तो यहाँ से पानी क्या हुआ, जल्दी मात्रा में जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब हमारे इन्वायरमेंटल में थोड़ी सी नमी आ जाए, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। बस इसी को समझिएगा। ये बताइए, जिस दिन अगर बारिश हुई है खूब ज्यादा, अब बारिश का मौसम बना हुआ है, पूरा बादल चारों तरफ से घिरे हुए हैं, थोड़ी सी जितने भी अराउंड में है वहां पे नमी है, उस दिन आपका कपड़ा सूख पाएगा? बिल्कुल नहीं सूखेगा। उस दिन तो क्या करेगा ना, वो भीग भी सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर इन्वायरमेंटल में थोड़ी सी भी नमी हुई तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं बढ़ेगा। मतलब उस दिन अगर ग्लास में क्या प्लेट में भी पानी रखोगे तो उड़ने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, नहीं उड़ेगा। समझ आ रहा है, वो नहीं उड़ सकता। तो ये तो क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन कि इसके एक और फैक्टर है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए चौथा जो इसका फैक्टर है, चौथा फैक्टर है क्या कि अगर वाइंड स्पीड बढ़ जाती है तो हमारा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत आसान है। अगर जिस दिन हवा तेज चलेगी उस दिन कपड़े सूखने की दर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पानी उड़ने का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर एयर का स्पीड होता है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, हर केस में इवेपोरेशन तो बढ़ेगा, लेकिन जिस टाइम ह्यूमिडिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो समझ जाइएगा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने वाला है। क्लियर। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कह रहा ना, शीतलता किसके कारण होती है, वाष्पीकरण के कारण होती है। मतलब कूलिंग जो होता है ना, ठंडा, वो ठंडा कॉज बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, पहले इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं।
द कूलिंग caused by evaporation based on the fact when liquid evaporates it take the latent heat of evaporation from anything which it touch. एग्जाम्पल ले लो, if we put a little of spirit ether petrol on a palm of our hand then our hand feel very cold. क्या है इसका मतलब? देखो बहुत आसान से समझ लीजिएगा, जब भी आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे करने के बाद से जैसे उस स्प्रे हमारे बॉडी पे पड़ता है तो वहाँ पे तुरंत ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? अच्छा ये चीज़ बताइए कि ठंडा कहाँ से महसूस होगा? जहाँ से टेम्परेचर रिलीज होने वाली है, जहाँ से तापमान कम होने वाला है, तो जहाँ से तापमान कम होगा वहीं से ठंडा निकलेगा। अब देखो इवेपोरेशन यानी जो वाष्पीकरण है, वो वाष्पीकरण में क्या है, हमारे पानी है। पानी क्या होता है? ठंडा होता है, समझ आ रहा है ना? और जैसे ये पानी किसी गर्म सतह पे पड़ता है, किस पे? गर्म सतह पे, गर्म सतह पे पड़ता है तो ये पानी की बूंदें क्या होती हैं, वेपर में उड़ना चालू कर देती हैं। अब तुम सोच सकते हो ये क्या है? लिक्विड है। चलो ये भी तो हमारा क्या है, वेपर ही है, लेकिन वेपर का ये छोटा छोटा लिक्विड पार्ट है। तो जैसे इसको हम लोग कहीं पे भी डालते हैं तो ये जैसे गर्म सतह पे पड़ता है वह तुरंत यहाँ से गैस के रूप में बाहर रिलीज होता है। इसीलिए कहते हैं कि देखते हो कि जब भी हम लोग परफ्यूम मारते हैं शर्ट पे या शरीर पे, वह तुरंत परफ्यूम थोड़े से टाइम के लिए रुकता है, तुरंत वहां से क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वेपर जैसे ही पड़ा तो वेपर को गैस में कन्वर्ट बनने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, यानी गर्म चाहिए, गर्म सतह चाहिए। तो हमारे शरीर या हमारे कपड़े वो सब में क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी होती है। वह एनर्जी किसको कन्वर्ट कर जाती है? इस लिक्विफाई वेपर को ऑन द स्पेस ऑफ एयर में कन्वर्ट कर देती है। समझ आ रहा है ना? तो ये इसका लास्ट टर्म था कि कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। इस टर्म में क्या होता है कि हमको ठंडा महसूस होता है, यानी इवेपोरेशन के कारण शीतलता महसूस होती है। जिस दिन देख रहे हो ना, उस दिन बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, कभी कभी बारिश ज़्यादा होने के बाद से अगर 2-3 दिन कंटिन्यूस बारिश हो जाती है, उसके बाद से हल्की सी हवा चल जाती है तो हमको ठंडा महसूस होने लगता है। यही इफेक्ट हमारा कहलाता है। समझ आ रहा है? जैसा कि हम लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू पे भी हम समझ चुके हैं। तो यह था हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, ये एंड होता है। तो ये 9th का ये पहला चैप्टर था। ये चैप्टर पूरा यहाँ पे डिटेल इन फिनिश हुआ है। देखो पढ़ने के लिए तो मैटर तो में बहुत ज़्यादा चीज़ आपको पढ़नी है, लेकिन ये बेस चीज़ें हैं। अगर बेस चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि मैटर क्या होता है, इसके फिजिकल नेचर क्या होते हैं, इसके स्टेट कितने बैरी होते हैं, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, इस पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, हर चीज़ को आप थोड़े थोड़े पढ़ के थोड़े थोड़े इसके बारे में समझ लोगे तो आगे चल की चीज़ों को बहुत ही नॉर्मली तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन मैटर क्या, देखो मैटर का भी 2 स्टेट और होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है इबोस एंड कंडेंसेट। ये दोनों चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आपको आगे जाके पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना आप कवर करिए, इनफ है, इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त है। तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तब तक के लिए अपना टेक केयर, बाय बाय।